वेलकम इन क्यार क्लासेज। मैं हूं क्यार भोरा और हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और पिछले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था फंक्शन के बारे में और वो कंटिन्यू चल रहा था। और हमने कौन से स्ट्रेट लाइन फंक्शन वो देख लिए थे, उनके ग्राफ भी देखे हमने। फिर उनको बैंड यानी बैंड कब होंगे वो स्ट्रेट लाइन से, यानी ग्राफ बैंड होना कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके लिए फिर वो पैराबोलिक फंक्शन में चला गया था। पैराबोलिक यानी परवलय। आज हम बाउंड फंक्शन के बारे में देखते हैं, यानी बाउंड करना, जैसे सर्किल हुआ, इलिप्स हुआ। सर्किल का मतलब वर्त, इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त। तो टॉपिक हमारा चल रहा था फंक्शन यानी फलन, और फलन के साथ साथ हम क्या देख रहे थे, उनके ग्राफ। तो ग्राफ बनाना सीख रहे थे। तो अब जैसे मुझे पता है सर्किल के बारे में, CIRCL यानी वृत्त। कॉनिक सेक्शन सबने आकृति, शेप, साइज, ये 10th क्लास तक आपने पढ़ लिया है। तो सर्किल की बात करता हूं तो सर्किल कैसी बॉडी है, 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय। दो विमा मतलब इसके लिए 2 वेरिएबल चाहिए इस ग्राफ को बनाने के लिए। मान लो मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूं, x और y, यही 2 डायमेंशन है, इसको मैं 2D बोलता हूं। अब x और y, x भी अपने आप में स्वतंत्र है, y भी अपने आप में स्वतंत्र है। मैं इनको डिपेंडेंट भी कर सकता हूं। मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ x, या फिर ये भी हो सकता है x इज ए फंक्शन ऑफ y। इसमें y x पे डिपेंड करेगा, इसमें x y पे डिपेंड करेगा। इसमें मेरा x स्वतंत्र हो जाएगा यानी फ्रीडम, फ्री हो जाएगा, और इसमें मेरा y फ्री हो जाएगा, x डिपेंड करने लगेगा। फंक्शन का मतलब यही है। और सर्किल जो बनता है वो बनता है सर्किल ये, जो कि एक क्लोज लूप है। क्लोज का मतलब बंद। अगर मैं एज्यूम करूं, मानूं कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को बैंड करके मैं ये बना सकता हूं, यानी इसका जो लास्ट वाला एंड है और इसका जो फर्स्ट वाला एंड है, इसको मैं मिला दूं और इस शेप में ले आऊं तो वो क्लोज लूप बन जाएगा। ये ओपन हो जाएगा और वो क्लोज। ये मैं थिंक कर रहा हूं, अभी मैं मेरे सर्किल वाले टॉपिक को देखकर मैं थिंक कर रहा हूं। फिर मैं सर्किल के फंक्शन तक पहुंचूंगा और फंक्शन से मैं ये शेप बनाऊंगा, यानी मैं ग्राफ बनाऊंगा। समझ रहे हो? दूसरा, इसमें बेंडिंग है, यानी स्ट्रेट लाइन को बेंड करना है। तो बेंडिंग करने के लिए मैंने जो बताया था आपको पैराबोलिक फंक्शन में, यानी परवलय फलन के अंदर जिसमें बैंड हुआ था स्क्वायर फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में था। तो अभी मैं सर्किल के बारे में बताऊंगा, सर्किल का फंक्शन कैसे बनेगा और ये ग्राफ सर्किल का कैसे बनेगा। इससे पहले एक टॉपिक छूट गया है, छोटी सी चीज छूट गई है कि जो मैंने कल बताया था आपको एक्स स्क्वायर के बारे में, और एक्स स्क्वायर के साथ एन की यानी कोई नंबर हो, और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये तीनों चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसमें कुछ रह गया है कि अगर मान लो इसकी पावर को मैं इंक्रीज करूं, जैसे x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 डॉट 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 x की पावर इन्फिनिटिव, या फिर n लिख देता हूं, x की पावर n। ये ग्राफ रह गया है क्योंकि मैं अभी देख रहा था इसके हिसाब से। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने ये कवर कर दिया था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एन एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर अपॉन एन का। इसके साथ माइनस भी लगा सकते हो आप। मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर का बता दिया था, माइनस का एन एक्स स्क्वायर भी बताया था, और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। और दूसरी बात, मैं इसको पैराबोलिक क्यों बोल रहा हूं, यानी पैराबोलिक फॉर्म में क्यों बोल रहा हूं। तो देखो, पैराबोला जो आपने से पढ़ी हो, पैराबोला मतलब परिवलय, परवलय, हिंदी में बोलते हैं इसको परवलय। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अभी तो आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये इक्वेशन ऐसी ही इक्वेशन है या नहीं। देखो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a। अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, चलो ठीक है थोड़ा और कर देते हैं। x को y से रिप्लाई कर दूं, y को x से रिप्लेस कर दूं। रिप्लेस का मतलब उसकी जगह किसी और को रखना। तो x को y को x, तो इसको लिख दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। यहां तक तो कर सकता हूं। और देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब एन की वैल्यू कितनी होगी 4a। तो मैं देखो इस टाइप के सारी चीज में करवा चुका हूं ग्राफ। तो इसके ग्राफ भी ऐसा ही। तो परवल होता कैसा है, परवल ऐसा ही होता है। जैसे मान लो ये हुआ परवल है, ये इस साइड में हो जाएगा। चारों चीजों के मैंने बता दिए हैं ये ग्राफ, ये परवल ही होता है। क्लियर है। यहां पे बस सिर्फ यहां पे क्या, इसमें दोनों में फर्क क्या है, इसमें x जो है वो फंक्शन है y का, यानी ये जो x है ये फंक्शन है y का। और इस केस में फर्क क्या है कि ये मेरा जो y है वो फंक्शन है मेरा x का। तो पहले इसको तो बाद में देखेंगे क्योंकि ये तो है टॉपिक, बट ये मैं देख लेता हूं कि पावर इंक्रीज करने पर मेरे ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब मेरा फंक्शन है x की पावर में, यानी पावर में इंक्रीज करूं, क्योंकि कल मैंने एक्स स्क्वायर का देखा था। तो जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर स्क्वायर का मैं देख चुका हूं, उसका ग्राफ मैं बना दूंगा। अभी देखूंगा मैं किसका, y इक्वल टू एक्स की क्यूब का, यानी x की पावर जैसे 4 का देख लेता हूं। पहले क्यूब का देख लूंगा और फिर y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का देख लूंगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि पावर बढ़ाने से ग्राफ पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, सीट लो, ये मेरी सीट रही। ये मेरा x हो गया और ये मेरा y। जो हॉरिजॉन्टल है वो x है, वर्टिकल मेरा y है। यहां पर y की नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, और ये मेरा ओरिजिन है, मूल बिंदु। तो देखो यहां पर थिंक किया, यहां पर मैं थिंक करके देखता हूं, सोच के देखता हूं कि x की पावर क्यूब है। तो देखो पहले मैं क्यूब पे ही फोकस करता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो y उसकी 3 पावर बना के लेगा। अगर x की वैल्यू 1 ली तो y इक्वल टू 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 पुट किया तो 2 रेज टू पावर 3, यानी 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8। फिर 3 रखूंगा तो 3 की घात 3, 4 पे 4 की घात 3, 5 पावर 3, 6 पावर 3, 7 पावर 3। इसका मतलब x बढ़ेगा और y इतना तेजी से बढ़ेगा, इतना फास्टली बढ़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर कितना था मेरा, एक्स स्क्वायर तो नॉर्मली जैसे मान लो ये 1 था, ये मेरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहां पर ले लेता हूं 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर भी डाल देता हूं, 1 है, 2 है, 6, 7, 8, 11, 12। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये माइनस में है और ये प्लस में, ठीक है। y पे मैं नंबरिंग इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि देखो मेरे को x क्यूब में जाना है, और x क्यूब में मैं नंबर अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करूंगा, ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा देख के, थोड़ा सा एक फंक्शन को देख के सोचना पड़ेगा कि देखो अगर मैं y की 1 वैल्यू लेता हूं तो 1 पे आ जाएगा, ठीक है, यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 2 लूंगा तो सीधा 8 पे आएगा, तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2 ही पॉइंट दिखे। 3 पे लूंगा तो 27, तो बोर्ड से बाहर गया। तो मैं क्या करूंगा, इनके जो पार्ट है इनको छोटे छोटे कर दूंगा, उसका एक यानी y का 1 है वो छोटा हो जाएगा, x का 1 बड़ा रह जाएगा। तो मैं 10 के हिसाब से लेके चलूं तो ये मेरा जैसे 10 है, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 80, 90 और 100। चलो बोर्ड तक 100 आ गया।
अब मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहा था, उस हिसाब से देखते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था, नॉर्मली 1 पे मेरी वैल्यू 1 आ रही थी, तो अब मेरा 1 यहां पर होगा, और 2 पर मेरी वैल्यू क्या आ रही थी 4, तो ये 4 यहां पर होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा ऐसे, 2 पर मेरी आएगी 4, यानी 4 ये रहा, ये मेरा 1 है, ये मेरा 4 है। 3 पर कितना आएगा 9, तो 9 मेरा यहां आएगा। लो जी, 4 पर कितना आएगा 16, तो ये मेरा 16 आएगा यहां पर। तो मान लेता हूं मैं ऐसे ही ये वैल्यू इंक्रीज होते होते और ये बढ़ जाएगी, और ऐसे ही अब देखो माइनस वैल्यू पुट करूंगा तो भी प्लस ही आएगा y, तो y मेरा ये लो जी प्लस आ गया। तो ये मेरा ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इतना हो चुका था। अब मैं बात करता हूं क्यूब की। तो देखो जब मैं क्यूब लूंगा तो वैल्यू जो एक्स स्क्वायर में बढ़ रही थी y की, क्यूब में वो ज्यादा बढ़ेगी। कैसे, ये पॉइंट और शिफ्ट होंगे। कैसे, जैसे एक था, एक तो यही रह जाएगा, तो इसका मतलब मूल बिंदु भी यही रहेगा। 0 पुट करूंगा y भी 0 आएगा, देख लो 1 पुट करूंगा y भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहां तक तो ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक, ये ध्यान देने वाली बात। बट अगर मैं कोई दूसरा ग्राफ ले रहा था, जैसे y इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर का ग्राफ था और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, इन दोनों ही ग्राफ में 1 तक वैल्यू 1, ये 1 फिक्स नहीं था। यहां पर ये 1 फिक्स रहता रहेगा। देखो यहां पर भी 1 रहेगा, यहां पर भी 1 रहेगा। x की पावर 1 तो y की, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 1 से होके जाएगा। ये थोड़ा झुकेगा, थोड़ा सा नीचे वाला, बट 1 पॉइंट से होके जरूर जाएगा ये ग्राफ। ये आपकी अभी आपने सोचा है, सोचने के हिसाब से। तो ये मेरा 1 वाला पॉइंट हो गया। अब अगर मैं 2 लूंगा, यानी 2 लूंगा इसकी जगह, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8, और 8 पर पॉइंट हो जाएगा शिफ्ट मेरा यहां। देखो इसलिए मैंने ये पॉइंट ज्यादा लिए और इसलिए ये पॉइंट कम लिए। 3 पर हो जाएगा 27, तो 27 यहां पहुंच जाएगा, ये रहा। तो ये तो मुझे मिल चुका है कि ये जो वैल्यू है 1 की वैल्यू, 1 पे मेरा 1 आएगा, 2 पे मेरा 8 आएगा। तो ये ग्राफ ऐसे निकल, आधा काम हो चुका है। बट जब x क्यूब है तो मैं माइनस की वैल्यू अगर पुट करूं, जैसे क्यूब रहा, तो अगर x इक्वल टू मैं -1 पुट करूंगा तो y इक्वल टू आएगा -1, और x इक्वल टू अगर मैं -2 पुट करूंगा तो y आएगा देखो -2, तो 2 2 8 हो गया ये तो, और -1 की पावर 3 यानी माइनस ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो इस केस के अंदर x की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू पर ऑलवेज y की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी। देख लो सब, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए x की हर एक वैल्यू पर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y ऑलवेज पॉजिटिव था, इसलिए ग्राफ अपना ऊपर की तरफ था। बट क्यूब के केस में क्या होगा, क्यूब के केस में, इस केस में x की पॉजिटिव वैल्यू पर y पॉजिटिव रहेगा और x की नेगेटिव वैल्यू पर y पॉजिटिव रहेगा, वही नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब अब ये ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, ये ग्राफ जाएगा बिल्कुल ऐसे। लो जी, तो ये मेरा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आपकी पावर बढ़ेगी और आपकी पावर ओड है, ओड होने पर ग्राफ आपका ऐसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू पर तो y तो पॉजिटिव मिल जाएगा, बट x की नेगेटिव वैल्यू पर y नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि माइनस की पावर ओड ऑलवेज माइनस होता है।
और माइनस की पावर इवन यानी सम संख्या ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखो अगर यहां से क्या रिजल्ट निकला, यहां से रिजल्ट निकला कि अगर x की यानी y इक्वल टू एक्स की पावर n, और अगर n है वो अगर इवन है यानी कि सम है, इवन यानी सम है, सम होने पर x प्लस माइनस कुछ भी हो y पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ग्राफ मेरा ऐसा ही बनेगा, फूल की तरह बनेगा। कैसे बनेगा? फूल की तरह। तो इसको लिख देता हूं फूल। और अगर मेरी n ओड है, ओड मतलब विषम संख्या है, तो उस केस में x की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा तो y पॉजिटिव, और x की वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो y नेगेटिव। और इस केस में मेरा फूल नहीं बनेगा। फूल की एक पंखुड़ी ऊपर रहेगी और दूसरी पंखुड़ी नीचे रहेगी। दूसरी खास बात ऐसे फंक्शन की, दूसरी खास बात है अगर 1 इसके साथ कोई मल्टीप्लाई ना हो, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स की पावर n, इस केस में मेरा जो ग्राफ है वो ऑलवेज मूल बिंदु से 1 और 1 से, और अगर इसकी बात करता हूं तो -1 और 1 भी बोल सकता हूं, और -1 और माइनस का 1 भी बोल सकता हूं। तो देखो इन तीनों से पास करेगा इवन वाला, 0 0 से, देखो 0 0 से पास हो रहा है, 1 1 से, देखो 1 1 हमेशा में आएगा 1 1, क्योंकि 1 वैल्यू पुट करूंगा y की वैल्यू 1 ही आएगी जी, इवन ही चियोड़ो। और माइनस का 1 और 1, इसका मतलब x की वैल्यू -1 रहेगी तो वो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। किस केस में? सम संख्या के केस में। और अगर मैं विषम की बात करता हूं तो विषम के केस में 2 केस ये रहे और एक केस ये रहा, ये मेरे विषम के केस में आएंगे। इसका मतलब विषम में क्या होगा, ग्राफ जो है वो मूल बिंदु से जरूर जाएगा, दूसरा 1 1 से जरूर जाएगा, तीसरा -1 और -1 से होके जरूर जाएगा। तो यहां से क्या पता चला कि अगर x की पावर बढ़ेगी, 2 से 3 हुई, तो 3 होते ही आधा ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, आधा ग्राफ नीचे की तरफ। जैसे x की पावर 4 होगा तो देखो 4 होते ही कुछ नहीं होगा, ये वैल्यू और देखो 1 पे कितना होगा, 1 ही रहेगा, 2 पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लो जी ये पॉइंट यहां चला गया 16 पे, 3 पे और ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये 1 से होके और ये रहा, ये मेरा बन जाएगा y की x की पावर 4 का। बट जैसे x की पावर 5 आएगी तो 5 पे ये ऐसे आएगा, बिल्कुल 1 से गुजरेगा, 1 से गुजर के फटाक से नीचे गिर जाएगा x की पावर 5 पे। 6 पे फिर ऐसा बनेगा, 7 पे फिर ऐसे आएगा और फिर नीचे गिर जाएगा, 8 पे फिर ऐसा बनेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी सिचुएशन कि y इक्वल टू एक्स की पावर n, ध्यान देना y इक्वल टू एक्स की पावर n, और n मेरा इवन है यानी सम संख्या है, और n मेरा बहुत ही बड़ा हो गया यानी इंक्रीज यानी बहुत बड़ा ऑर्डर में है। उस केस में ये लाइन कभी भी इस लाइन पे चिपकेगी नहीं, जैसा कि इस केस में हो रहा था। क्यों? देखो क्योंकि आपको पता है कि यहां से कितना ही बड़ा ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो ऐसा, वो एक एक से होके जरूर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू ये जो है ये डिफरेंस हमेशा बरकरार बना रहेगा। ये डिफरेंस कैसा रहेगा? बिल्कुल बरकरार बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है और ये इसका 1 है, तो ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, तो लास्ट ऐसे चिपक जाएगा, चिमटे की तरह हो जाएगा। लो ये किस केस में? इस केस में। और अगर ये n ओड हुआ यानी विषम संख्या हुआ, उस केस में ये तो ऐसे चिमटे की तरह हो जाएगा और चिमटा खुल जाएगा। ये लो, तो पावर जब बढ़े तो उस केस में समझ में आया कि ग्राफ कैसे वेरी करेगा, कैसे वेरी नहीं करेगा।
इसको मैं थोड़ा और क्लियर से बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद थोड़ा और क्लियर से बताता हूँ कि कैसे ही जाएगा। तो मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था मेरा, ठीक है, और यहाँ मैं y इक्वल टू एक्स की पावर को इंक्रीज करूँगा, एक्स की पावर n में जाऊँ। तो मैं डिवाइडेशन कर देता हूँ। इस डिवाइडेशन में ये मेरा ग्राफ का x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। अब मैं पॉइंट ड्रॉ नहीं करूँगा, हम सिर्फ देखेंगे वेरिएशन। ये मेरा x था, ये मेरा y था, बस एक पॉइंट याद रख लेता हूँ मैं, ये मेरा 1 1 1 और 1, ये वाले पॉइंट याद रख लेता हूँ। तो स्क्वायर वाले केस में क्या हुआ था, स्क्वायर वाले केस में था कि ये जैसे ये मेरा 1 पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा 1, ये मैं रेफरेंस के लिए बना देता हूँ, रेफरेंस वाले केस में। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले केस में क्या था, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा और 0 वाला पॉइंट आएगा, इनमें से होके गुजरेगा। तो ये मेरा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने इसका डिवाइड में दिया था, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन n की फॉर्म में, ये मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन यानी इंटू n की फॉर्म में, तो ये मेरा जो ग्राफ था वो शिफ्ट होगा, इधर 1 से शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि ये 1 अब आने वाला नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू मैं 1 पुट करूँगा तो y इक्वल टू मेरा n के समथिंग आएगा। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये थोड़ा सा ऐसे, ये वाला केस होता, और कम करूँगा तो और आ जाएगा, ये और कम करूँगा तो और आ जाएगा, और लास्ट में करूँगा तो ये वाला। तो ये सब मेरे जो ग्राफ हैं ये मेरे हो जाएंगे y इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, ये हो चुका था। और जब मैं बात करता हूँ डिवाइड बाई n की, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n की बात करता हूँ, तब मैंने क्या बताया था, तब मैंने बताया था कि ये फूल है वो खिल जाएगा, यानी कि ये वाला केस बनेगा लाइक दिस, ये हुआ, ये हुआ, ये वाला, और ये मेरा जो ग्राफ की कैटेगरी थी ये मेरी थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n के केस। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया था। अब इसमें क्या था, यानी y की पावर को बढ़ाऊंगा तो इसके केस में अगर मैं ग्राफ को देखता हूँ, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, तो मैं 4 पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। रेफरेंस के केस में ये मेरा 1 1 है, ठीक है, x में मेरा 1 है और y में मेरे 1 है। तो पहले मैं इवन की बात करता हूँ, 2 केस बताया था, यानी n अगर इवन हो और n अगर मेरा ओड हो, यानी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, मैं बता चुका हूँ। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है ये 1 1 है, ये वाला पॉइंट है ये -1 और 1 है, इसमें चारों पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि ग्राफ नीचे भी जाएगा, ये वाला पॉइंट है और ये वाला। तो अभी मैं एक्स स्क्वायर का रेफरेंस तो बना ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर का रेफरेंस नहीं, सीधा मैं एक्स की पावर 4 में जाता हूँ। तो एक्स की पावर 4 में होगा क्या, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ रहेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा ये था, लो जी, ये मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। बट जब x की पावर 4 होगा, यानी y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो ये पॉइंट फटाक से ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये मेरा है, ये लाइन ले लेता हूँ मैं रेफरेंस लाइन के केस में, ये मेरी 1 1 वाली लाइन है, क्योंकि इसको क्रॉस करके नहीं जाएगी ये लाइन। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 ऑलवेज रहेगी। अगर आप मैं इस पावर को बढ़ाता भी हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 बना रहेगा। तो अगर x की पावर 4 होगा तो x की पावर 4 में ये थोड़ा सा गुजरेगा x से ही, थोड़ा सा ऐसे होगा और थोड़ा सा लेट के ऐसे, और ये ऐसे निकल जाए। यहाँ पर कुछ अलग पैटर्न था और यहाँ पर कुछ अलग पैटर्न, क्योंकि ये पॉइंट ऑलवेज एक से होके जरूर जाएगा। अब ये तो हुआ y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का, और ये हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर x की पावर 6 लेता हूं तो इस लाइन के और क्लोज आएगा, और यहाँ पे क्रॉस करके थोड़ा और लेट जाएगा, लेटने के बाद
ये निकल जाए। इसका मतलब यहां पर जो शेप बनेगी वो बनेगी कटोरे टाइप शेप, ये। तो ये मेरा हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर 6। और n के केस में लूंगा तो n के केस में बिल्कुल यहां हो जाएगा नीचे की तरफ, और ये वैल्यू ऐसी ही दिखेगी, यानी y इक्वल टू एक्स की पावर n के केस में मेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ लाइक दिस, ये हो जाएगा। यहां से बिल्कुल एक पे आएगा भी नहीं, और ये मेरा एक है, ये मेरा y इक्वल टू एक्स की पावर n का। बट कब? जब n मेरा इवन हो, इवन यानी सम संख्या हो। अब विषम संख्या होगी तो विषम संख्या के केस में ग्राफ सेम यही बनेगा, बस सिर्फ इसको टिल्ट करके नीचे की तरफ ले जाओ। जैसे कि एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब का अगर ग्राफ बनेगा, जैसे यहीं पे बना देता हूं मैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसमें देखिए, तो ये मेरा 1 1 1 और 1, इस केस में एक्स क्यूब का ग्राफ, तो एक्स स्क्वायर का रेफरेंस ले लेता हूँ। रेफरेंस जरूरी है, रेफरेंस से पता लगता है कि इसके इर्द गिर्द ही ग्राफ जाएगा। रेफरेंस का मतलब समझ रहे हो, निर्देश, जिसके ऑब्जर्वर, एक तरह का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, एक्स क्यूब में क्या होगा, वैल्यू थोड़ी और फास्ट जाएगी, और फास्ट जाएगी। लो यहाँ से गई, यहाँ ले लेता हूँ, इस केस में ये यहाँ जाएगा, एक से पास तो जरूर होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा यहाँ पे, और ऐसे का ऐसा बिल्कुल नीचे से, और क्रॉस होगा मेरा यहाँ से। लो जी, ये मेरा बन गया y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब का। 5 में थोड़ा सा और टिल्ट होगा, और ऐसा यहाँ से जाएगा, यहाँ से क्रॉस करके निकल जाए। और अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n का ग्राफ अगर मैं देखूं, तो उस केस में ये, अगर n मेरा ओड हो, तो उस केस में ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये इधर से थोड़ा टिल्ट होगा, यहाँ से थोड़ा सा घूमेगा, और बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स एन के केस में जो शेप बनेगी वो बनेगी ऐसी, थोड़ा सा टिल्ट, ये और ये। समझ रहे हो? तो ग्राफ इजी है, बहुत इजीपन है कि x की पावर n में क्या होगा। अब मान लो इसकी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे कुछ डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा? देखो सिंपल से, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये फैलता हुआ चला जाए। कैसे? ये ऐसे फैलेगा बाहर की तरफ। अब एक से होके नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो, अगर मैं y इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 2 भी करता हूं, तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1/2 आएगा, यानी ये वैल्यू थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, तभी तो मेरा ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे, और ये थोड़ा सा कटोरापन दिखाएगा नीचे से, और ये निकल जाएगा ऐसे, फिर धीरे धीरे। बट इस ग्राफ को डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ग्राफ एक्स स्क्वायर बाई एन वाला ग्राफ, ये एन की वैल्यू 100 पर फुल बिल्कुल खिल जाता है, मतलब ये एक्सिस प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। बट एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एन के केस में ये ग्राफ समथिंग एंड समथिंग इस वैल्यू पर जाके उस एक्सिस से मिलेगा। ये जो वैल्यू होगी, इसमें कम से कम 10,000 का डिवाइड लग रहा होगा उस वैल्यू के अंदर। तो अभी समझ में आ गया कि पावर इंक्रीज करूं तो कैसे होगा। कौन कौन से केस देख लिया हमने? स्क्वायर वाला केस देख लिया, बैंड होना हो गया। बैंड होने के बाद अगर इवन हो, ओड हो, तो क्या होगा? मैंने कंपैरिजन बता दिया, दोनों का कंपैरिजन कैसा होगा। इसमें बिल्कुल फूल वाली शेप होगी, इसमें थोड़ा चिमटे टाइप शेप होगी। क्यों? क्योंकि इसको ये कंडीशन याद रखनी पड़ती है, 1 और 1 से इसको जाना पड़ेगा। बट जब डिवाइड की बात करता हूं, मल्टीप्लाई की बात करता हूं, जैसे ये था एन एक्स स्क्वायर, और कहां गया, यही होगा एन एक्स स्क्वायर, ये रहा एन एक्स स्क्वायर इस साइड हो जाएगा, और n/2 यानी डिवाइड बाई n होगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो क्लियरिटी आ चुकी है किस केस में? स्क्वायरली केस में। यानी मैं अगर पावर को इंक्रीज करता हूं,
एक्स की पावर को इंक्रीज करता हूं तो मेरा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन को छोड़ के बेंडिंग में चला जाता है और ये सब शेप बनने लगती है। अब मुझे ग्राफ का आइडिया पता लगता है, ग्राफ देखते ही मैं बता सकता हूं यहां थोड़ा बहुत तो क्या हुआ होगा। क्लियर? अब मैं ग्राफ देखता हूं, जो मैं सर्किल की बात चल रही थी, सर्किल यानी CIRCLE, वृत्त। अच्छा जी, देखो सर्किल एक बाउंड शेप है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा उसमें बाउंड होना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स को, यानी मेरे जो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे मैं अभी नॉर्मली कोऑर्डिनेट लेके चल रहा हूं एक्स और वाई, या तो वाई एक्स पे डिपेंड हो सकता है या एक्स वाई पे, यानी एफ एक्स भी हो सकता है वो वाई, और एक्स मेरा फंक्शन हो सकता है वाई का, और वाई मेरा फंक्शन हो सकता है एक्स का। ये दोनों केस बताएं। अब मैं सर्किल बना के देखता हूं, तो जैसे मान लो ये सर्किल है, इस हर एक सर्किल के हर एक पॉइंट पर दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स भी होगा और वाई भी होगा, बिकॉज इट इज ए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, द्विविमीय। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, एक्स और वाई, इसलिए यहां पर मैं कितने एक्सिस लेता हूं, 2 ही एक्सिस लेता हूं, एक्स और वाई। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी इस केस में वो भी 2 ही वेरिएबल की बनेगी, एक्स और वाई की। वेरिएबल इसमें एक होगा, दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लेता हूं मैं कि यहां पर y मेरा फंक्शन है, वो x का फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन को इस प्रकार क्रिएट करना है कि वो ग्राफ सर्किल यानी वृत्त का बने। देखते हैं, देखो यहां पर अगर मैं किसी भी दोनों को कर देता, 2 एक्सिस लेके आता हूं x और y, इस केस में मैं सोच के देखता हूं थोड़ा, ये मेरा मूल बिंदु हो गया यानी ओरिजिन हो गया। अब मैं देखता हूं कि यहां पर जो x की वैल्यू है वहां पर y की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू, ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब वृत्त की रेडियस सेम होती है, तो मैं चाहे y में चला जाऊं चाहे मैं x में चला जाऊं, मुझे दोनों साइड रेडियस को सेम रखना है। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें x चाहकर भी फ्री नहीं है, x चाहकर भी फ्री नहीं है, तो x पे जो डिपेंड करेगा y, वो भी बाउंड होना पड़ेगा उसको, यानी वो बाउंड होगा। बाउंड दिख रहे हैं, देखो यहां पर y तो है नहीं, यहां पर भी y नहीं है, यहां पर भी x नहीं है, यहां y नहीं है, यहां y नहीं है, कोई नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट सिर्फ इस एरिया में ही सिमट गए हैं, इसका मतलब ये बाउंड हुए। और बाउंड होने के लिए देखो क्या चीज, जब 2 नंबर को यानी 2 वेरिएबल को मुझे बाउंड करना होता है, तो बाउंड कैसे करते हैं इक्वेशन के अंदर, हमारे पास क्या आते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। ये छोड़ो, अभी मैं प्लस और माइनस की बात करता हूं। तो देखो सिंपल सा, अगर मान लो कि मैं a मेरे पास है और b मेरे पास है, इन दोनों को मुझे बाउंड करना है, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो होंगे, मान के ही चल रहा हूं डिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास x और y भी है। तो देखो x और y, इनको बाउंड करने के लिए पहले मैंने लगाया माइनस, दूसरी बार लगाया मैंने प्लस, और इक्वल टू कर दिया, और मैंने कोई वैल्यू पुट कर दी 1। देखो इसमें बाउंड हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे कि मुझे y x पे डिपेंड कर रहा है पहली बात तो, या फिर x y पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है यहां। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 1 के इक्वल ही हो सकता है, ये इक्वेशन बोल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं x को जितना भी लूं, y ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा और एक वैल्यू देगा। अगर मान लो मैं x की वैल्यू को 1/2 लेता हूं, तो y भी 1/2 होगा और ये मेरा 1 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू को अगर मैं 0.2 लेता हूं, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक 0.8 हो जाएगी। इसको मैं बढ़ाता हुआ जाऊंगा तो ये डिक्रीज होता हुआ आएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो गए और बाउंड भी हो गए। बाउंड का मतलब ये बाउंड कर रहा है इसको 1। तो ये बात तो क्लियर होगी कि हाँ, सर्किल की इक्वेशन बनेगी तो मुझे बाउंड करने के लिए इक्वल टू 1 जरूर रखना पड़ेगा। समझ रहे हो?
माइनस की बात करता हूं तो माइनस के केस में बाउंडिंग वाली कंडीशन तो दिख रही है, बट इतना बाउंड नहीं है कि x को अगर मैं फ्रीली कुछ भी लूं 0.2 तो y में से इसको माइनस करूं, y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, तो y जैसे x की वैल्यू आ गई 0.2 तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू होगा x माइनस का 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0.2 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 0.8, यानी y की वैल्यू आ रही है। और भी पुट करूंगा तो भी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट करता रहूंगा वैल्यू आती रहेगी। बट यहां से मैं ये समझ जाऊंगा कि यार x को बढ़ा रहा हूं y भी मिल रहा है, x को घटा रहा हूं y भी मतलब मिल रहा है, हमेशा x की वैल्यू पर y भी मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसको तो नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर तो x और y को बाउंड होना पड़ेगा। कैसे? कि देखो यहां पे x बढ़ रहा है तो यहां y घट रहा है, समझ रहे हो? देखो ये रहा, अगर मैं x को इधर बढ़ा रहा हूं तो y देखो डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, y डाउन 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 डाउन। यहां आने के बाद क्या हुआ, x वापिस से घट रहा है और y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है। नेगेटिव में इस तरह ये नेगेटिव हो गया, उसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये, मतलब बाउंड हो गया एक तरीके से। तो ये तो पार्ट लिखा नहीं, इसको तो मैं छोड़ देता हूं। बात करता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 1। लो भी, पहले मैं ओनली बनाना सीख रहा हूं सोच सोच के, तो आपको सोचना। तो मैं अगर मैं x प्लस वाई जे फंक्शन ऑफ x, तो x प्लस का y इक्वल टू 1 और इस इक्वेशन को लिखता हूं तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का x इस केस में। बट अभी मैंने जो पढ़ा, जो पिछले लेक्चर में हुआ, तो ये तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 माइनस का x यानी माइनस x प्लस 1, और ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब ये ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। तो सर्किल में तो नहीं यार, चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? सर्किल में तो बैंड है, तो बेंडिंग करने के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है। लो जी, एक तो लॉजिक गलत हो गया कि मैं x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी बाउंड तो सिस्टम मेरा हो गया था, बट वो स्ट्रेट लाइन हुआ और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वर्त को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। फिर क्या किया, फिर मैंने देखा कि मुझे पता है बाउंड यानी बैंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन को बैंड करूंगा, जैसे ये रही, ये मेरे को स्ट्रेट लाइन बन गई, इसको मैं बैंड कर करके सर्किल तो बना सकता हूं। यहां से मेरे को पता लगा, तो मैंने क्या किया कि दोनों में स्क्वायर ठोक दिया इक्वल टू 1। लो जी, दोनों में स्क्वायर ठोक दिया मैं कि ग्राफ तो बैंड होगा, कम से कम ग्राफ तो बैंड हो रहा है, बाउंडिंग कंडीशन भी आ रही है और एक्स ग्राफ बैंड भी हो रहा है। इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ, इस केस में हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मान लो x की वैल्यू यहां पर मैं 0 पुट करता हूं तो y इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आएगा। क्यों आएगा? देखो अनरूट करूंगा 1 और 1 रूट का 1 होगा तो प्लस माइनस में वैल्यू देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर दो वैल्यू आ रही, 0 पर प्लस आ रहा है और माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब 2 पॉइंट मिल गए मेरे को कि x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू माइनस 1। अभी देखते हैं, अभी उस पर बाद में जाते हैं। अब मैं बात करता हूं x इक्वल टू 1 पे। अब x इक्वल टू 1 पे गया, देखो इसकी वैल्यू 1 तक लेके गया तो y इक्वल टू मेरा आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू मेरा 0 आ जाएगा। और ये मेरा पॉइंट बन जाएगा कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। और अगर x की वैल्यू मैं माइनस 1 लेता हूं, इस केस में y स्क्वायर मेरा हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस रहेगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा और ये y इक्वल टू 0, यानी माइनस 1 लेता हूं तब भी 0 है। तो मैंने क्या किया, x की कितनी रेंज, x इक्वल टू 0 पर इधर भी बढ़ा के देख लिया प्लस 1 तक, इधर भी माइनस 1 तक बढ़ा के देख लिया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर वैल्यू लूंगा तो ये वैल्यू का स्क्वायर होगा और इससे छोटी आएगी, यानी ये छोटा रहेगा इस केस में, और एक में से इजीली घट जाएगा, छोटा रहेगा तो एक से छोटा रहेगा स्मॉल, तो ये एक में से इजीली घट जाएगा और y की वैल्यू मिलेगी, उसको प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दूंगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो मेरी प्लस एंड माइनस दोनों में आएगी।
और जब मैं इस रेंज की बात करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू तो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो चाहे मैं माइनस रखूं चाहे प्लस रखूं, तो दोनों के केस में ही सेम केस बनेगा, और यहां पर भी प्लस और माइनस की वैल्यू आएगी। बट अगर ये वैल्यू अगर 1 से बढ़ती है, 1 से इंक्रीज होती है, बढ़ती है, उस केस में देखो कि 1 की वैल्यू जगह मैं 2 ले लेता हूं, यानी x इक्वल टू मैंने लिया 2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस की 3। यहां पर तो दिक्कत ये हो गई, रियल नंबर तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि y इक्वल टू होगा अंडर रूट माइनस का 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा। लो जी, आयोटा इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर है, उसका रियल के साथ क्या काम, यहां पे तो दिखेगा नहीं ये नंबर। इसलिए ये आ गई बाउंड वाली चीज कि हाँ ये जो है 1 तक, यानी x की वैल्यू 1 से लेके -1 तक, x की वैल्यू +1 से लेके -1 तक वैल्यू देगा, इसके बाद नहीं देगा और इससे पहले भी नहीं देगा। फिर मैंने ग्राफ बना के देखा, तो अभी ग्राफ यहीं से बना लेता हूं, छोटा ही ग्राफ, क्योंकि 1 तक ही जाना है हमें। तो ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये y, ये मेरा फिर x, ये y, इधर मेरा 1 हो गया, ये 1 थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, 1 1 1 और 1। x इक्वल टू 0 पर देखो 0 और 1 आया, तो x इक्वल टू 0 पर 1 वैल्यू, और x इक्वल टू 0 पर -1 वैल्यू, और x इक्वल टू 1 पर 0 वैल्यू, और x इक्वल टू -1 पर 0 वैल्यू। और इसको अगर मैंने, अब देखो यहां से और भी पॉइंट ले सकता हूं, x इक्वल टू 0.5 ले सकता हूं, माइनस का 0.5 ले सकता हूं। तो अगर इसको मैंने बना के देखा, बना लेना आप आराम से, ये एक सर्किल ही बनेगा, और इस सर्किल की ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल रहेगी, और ये जो इक्वल होगा वही ये है स्क्वायर की फॉर्म में। तो मुझे यहां सर्किल की इक्वेशन मिल गई। तो अभी आपने क्या देखा कि हमने सर्किल की इक्वेशन कैसे बनाई। ग्राफ सोचते गए, थोड़ा बहुत लगा, ऐसे चेंजमेंट किया, और करने के बाद बाउंड करते गए, बाउंड का मतलब बांधते गए, कंडीशन लगाते गए, और हमने सर्किल कम से कम बना लिया। अब मैं देखता हूं ये सेटिस्फाई करती है, हर बार सेटिस्फाई करती है। तो मैं एक दो एग्जांपल और लिख लेता हूं, यहां पे कुछ चेंजमेंट करके देखता हूं कि क्या चेंज होता है। तो अब जो सर्किल था उसकी इक्वेशन हमारी आ चुकी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, कंफ्यूजन या नहीं, 1, और 1 को मैं अगर 1 का स्क्वायर भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 की वैल्यू वेरिएंट हो सकती है कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी, बस क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर जो 0 हो गई, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए 0? अगर 0 हुई तो ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर। इसका अंडर रूट करूंगा तो ये माइनस का, इसका तो अंडर रूट हो जाएगा आयोटा में, समझ रहे हो, इमेजिनरी नंबर वाली केस हो जाएगा। और वैसे भी अगर इस माइनस को बिना लेके चलो तो भी ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो a इक्वल टू ए डज नॉट इक्वल टू 0, बाकी सब चलेगा। और ये बाद में जब मैंने ग्राफ बना के देखा, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, ये मेरा, लो जी ये रहा, ये मेरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरा y और ये मेरा x, ठीक है। तो अब जैसे 2, तो ये देखो 2 का कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे तो 4 लेके चलेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बट 2 का मतलब बताता हूँ होता है क्या। अगर मान लो मेरा 1 था तो मेरा सर्किल बना था ये,
अब मैं ये वाले केस में देखूंगा तो मेरा सर्किल बनेगा ये, और अगर मैं यहां पे रखता हूं 9 तो यहां मेरा सर्किल बनेगा ये, और यहां मैं रखता हूं 14 तो ये मेरा सर्किल बनेगा ये। आप इजीली बना के भी देख सकते हो, यही होगा। तो इसमें जो ये वैल्यू है ये होती है रेडियस, सभी की रेडियस होगी, इसमें ये रेडियस होगी, इसके केस में ये रेडियस होगी, और इसके केस में ये रेडियस यानी त्रिज्या। तो ये जो A है वो बताता है त्रिज्या को, यानी रेडियस को। ये पूर्ण संख्या में हो ना हो ऐसा भी कोई वो रूल नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है, किसी पॉइंट में हो सकती है, क्योंकि सर्किल किसी भी रेडियस का हो सकता है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सर्किल को फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर सर्किल हो गई, सर्कल की इक्वेशन हमारी मिल चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर कोई सोच रहा हो कि सर इसके डिवाइड में कोई, क्योंकि मुझे पता है कि बैंड तो तब भी रहेगा जब मैं अगर इसके डिवाइड में कुछ डाल दूं, तो देख लो अगर आप यहाँ पे डिवाइड में कुछ नंबर भी डाल देते, जैसे ए और यहाँ पर बी और सी डाल देता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी भी डाल देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बी और सी है अलग अलग, बस अलग अलग नहीं होने चाहिए, ध्यान देना, अलग अलग नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग हो गए, जैसे मान लो यहाँ पे बी और सी, दो इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे लिख देता हूँ 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू यहाँ पर 4 पहले से ही है, 2 2 4। तो यहाँ पर देखो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से मैं 4 कॉमन लूंगा और कॉमन लेके से मल्टीप्लाई कर दूंगा 16, तो वही सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 4 को मल्टीप्लाई रखता, यहाँ पे 4 और 4 को, तो 4 यहाँ से कॉमन आके डिवाइड में चल जाता और यहाँ पे 1 हो जाता, फिर भी सर्किल की इक्वेशन होती है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से, बट सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर हुआ 4 और यहाँ पर हुआ 2, तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा, ओनली 2 ही कॉमन आएगा, तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा मेरा 2। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया वाई स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है ये दोनों ही, ये बेंडिंग सही से नहीं हो पाएगी। सही से होने का मतलब कि ये सर्किल की फॉर्म में नहीं रह पाएगा, सर्किल की फॉर्म में नहीं रह पाएगा। दूसरी बात एक बताता हूं कि देखो यहां पर अगर कोई फैक्टर थे तो वो कॉमन निकलने के बाद रेडियस में पार्ट ले रहे थे, क्या कर रहे थे, दोनों ही रेडियस में पार्ट ले रहे थे। ये बात इंपॉर्टेंट है। कैसे कि यहां पर तो रेडियस रखा हुआ है स्क्वायर की फॉर्म में, अगर यहां नहीं, यहां स्क्वायर की फॉर्म में रखा हुआ है, तो यहां से जो निकल के जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब कि ये जो नंबर हैं, चाहे ये नंबर ले लो और चाहे ये नंबर ले लो और ये नंबर, ये सब नंबर गुणा भाग वज्र गुणा कुछ भी होके पार्ट मेरे रेडियस में ही करेंगे, त्रिज्या में ही करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कॉमन होके गुणा होंगे रेडियस में पार्ट करने के लिए। अगर वो दोनों कॉमन इक्वल ही हुए तो रेडियस बरकरार रहेगी, तब तो रेडियस बरकरार रहेगी। अगर इन दोनों में पूरा कॉमन नहीं आ पाया तो जितना कॉमन है वो तो रेडियस में चला जाएगा, और जो बच गया, मान लो यहां पे डिवाइड बाई 2 बच गया और यहां पर वाई स्क्वायर रह गया, तो ये सर्कल ऐसा नहीं बनेगा, सर्किल में थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म मतलब विकृति, शेप बिगड़ जाएगी। तो शेप बिगड़ने का मतलब वाई स्क्वायर बाई 2, तो ओबलेट या प्रोलेट, यानी मतलब शेप है सर्किल की फॉर्म में नहीं रहेगी। आप इतना ही समझो कि सर्किल की फॉर्म में शेप नहीं रहेगी। अगर सर्किल की फॉर्म में शेप को रखना है बिल्कुल डिट्टो, तो आपको यहां से सेम नंबर कॉमन लेना पड़ेगा, और यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ज्यों का त्यों छोड़ना ही पड़ेगा, इक्वल टू ये रेडियस में पार्ट ले जाएगा। समझे? हाँ, अगर ऐसा हो रहा हो जैसा मैंने अभी बताया कि यहां पर 2 बच गया और यहां पर 1, नंबर सेम नहीं हुए, तो मैं देखो एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं कि जैसे
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो ऐसी इक्वेशन बन सकती है। कैसे? इसको नीचे ले जाओ, इनके नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो ये सर्किल की इक्वेशन भी यही बोल रही है कि इसके नीचे फैक्टर, इसके नीचे फैक्टर दोनों डिट्टो सेम होने चाहिए, दोनों डिट्टो सेम होने चाहिए। तो ये वृत्त है, सर्किल है। और अगर ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों ही इक्वेशन में एक ही चीज का फर्क है। देखो अब यहां पर तो क्या हुआ कि इन दोनों को कॉमन लेके मैं रेडियस में पार्ट करवा सकता हूं और वृत्त की रेडियस सब एक्सिस पर सेम हो जाएगी, एक्स पर भी और वाई पर भी। बट अगर यहां पर मैं देखो, अगर ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर से बड़ा रहा तो ए स्क्वायर जितना तो कॉमन आ जाएगा, बट बी स्क्वायर में कुछ ना कुछ भाग रह जाएगा और वो उसकी शेप को बिगाड़ देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी। उस केस में जो शेप मेरी होगी वो होगी दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त यानी एलिप्स। तो सर्किल का समझ में आ रहा है? सर्किल का क्या था? दीर्घवृत्त मैं मिटा देता हूं, उसके बाद दीर्घवृत्त का बताता हूं। अभी तक तो ये देखो, ये चीज कंडीशन है सर्किल के लिए कि यहां पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये इक्वेशन कहां से आई है? ये इक्वेशन यहीं से आई है। यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो अगर हो भी गया तो देखो ये डिफाइंड नहीं होगा, इक्वल टू डिवाइड बाई जीरो। ऊपर जीरो हो तो आता है, अगर किसी संख्या के नीचे जीरो आता है तो अनडिफाइंड होता है इसलिए भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात, अगर मुझे इस ग्राफ को यहां पर अगर ऐसी कंडीशन है तो ग्राफ का सेंटर ऑलवेज मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर ही होगा। और देखो सबका ओरिजिन सेम। अगर इस वैल्यू में चेंज करता रहूं, यहां कोई डिस्टर्बेंस ना करूं, ध्यान से देना, इस वैल्यू में चेंज करता रहूं। अब बोलो सर इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दो, तो भैया अगर आप मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी तुम्हें, उसको मैं वापिस ऐसा बना सकता हूं। तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज बना रहेगा। अगर ऐसा हो तो उस केस में ए को मैं चेंज करूंगा तो सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। क्या बनेंगे? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका सेंटर सेम हो, सेंटर तो सेम और रेडियस अलग अलग हो। यह भी चीज नोट करने वाली कि हां ऐसा केस हो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों में कोई चेंज ना हो, इनके डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कोई चीज आ रही हो, कॉमन लेके मैं रेडियस में पार्ट करवा सकता हूं। इसका मतलब यहां पर वेरिएंट यानी रेडियस को ही मैं चेंज कर सकता हूं, मूल बिंदु को नहीं खिसका सकता, यानी ओरिजिन वहीं की वहीं रहेगा। अगर मुझे ओरिजिन को इस सर्किल को शिफ्ट करना हो तो क्या किया जाए? तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि अगर मैं एक्स और वाई में गड़बड़ी करूं, एक्स और वाई में गड़बड़ी करूं तो उसको देख लेंगे, देख लेते हैं। तो सर्किल यानी कि जो वृत्त था उसकी इक्वेशन के बारे में देखा। अगर मुझे शिफ्ट करना, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये रेडियस की फॉर्म में हो गया, ए मेरा रेडियस हो गया। तो इस केस में मेरा बनेगा सर्किल लाइक दिस, और ये जो होगा वो होगा ए, और ये एक्स और ये वाई। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि एक्स में मैंने कोई नंबर घटा दिया, जैसे मान लो पहले प्लस कर देता हूँ, प्लस और माइनस, प्लस कर देते हैं या माइनस, प्लस कर लेते, चलो एक्स माइनस का प्लस माइनस कुछ भी ले लो आप, दोनों एक साथ ले लेता हूँ कोई गड़बड़, प्लस और माइनस। अगर मान लो इसमें से मैं कोई नंबर को, जैसे बी नंबर को मैंने घटा दिया, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, ऐसा करने पर यानी एक्स की वैल्यू में से प्लस माइनस या वाई की वैल्यू में प्लस माइनस, अगर ये कंडीशन लूं, इस इक्वेशन में डालूं, तो सर्किल मेरा शिफ्ट करने लगेगा। और अगर इस केस में भी मेरा ए फिक्स हो गया, देखो अब ये b यानी x में जुड़ा हुआ, x में घटा हुआ,
y में जुड़ा हुआ, y में घटा हुआ एक को नहीं बदल सकता। समझ रहे हो? एक को सिर्फ और सिर्फ इनके कोफिशिएंट ही बदल सकते थे। कोफिशिएंट मतलब गुणक। तो रेडियस में चेंज हो सकता था और ऐसा हुआ भी था। बट अगर इसमें कोई भी चीज चेंज हो रही हो x या y के अंदर, y घट रहा हो, y में से कुछ घट रहा हो, y में कुछ बढ़ रहा हो, x में कुछ बढ़ रहा हो, x में कुछ घट रहा हो, तो रेडियस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस केस में जैसे मान लो x प्लस माइनस का b और y स्क्वायर, तो कुछ नहीं होगा, सर्किल मेरा शिफ्ट होगा किस तरफ कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, देखो ये सेंटर पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ये जो सेंटर पॉइंट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर के लिए जरूरी था कि सेंटर पॉइंट मूल बिंदु पर था। और अगर अब एक्स और वाई में ही चेंज कर रहा हूं, एक्स और वाई में ही घट रहा है, जुड़ रहा है, तो उस केस में अगर मान लो एक्स के अंदर मैंने कुछ प्लस कर दिया तो ये सेंटर पॉइंट इधर खिसक जाएगा। एक्स में उतना ही, जितना मैं घटाऊंगा उतना ही खिसक जाएगा। 2 घटाऊंगा तो 2 खिसक जाएगा इस तरफ। और अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये इधर खिसक जाएगा। करके देख लेना आराम से, थिंक सोचोगे तो ऐसा ही होगा। y में चेंज करूंगा, देखो y में चेंज करूंगा, देखो ये कोऑर्डिनेट x का है, ये कोऑर्डिनेट y का है। जब दोनों के अंदर कुछ घट और बढ़ नहीं रहा था तो दोनों सेम थे। अगर मैं इसमें चेंज करूंगा तो ये पॉइंट खिसक जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट अलग आएंगे। और अगर इसको चेंज करूंगा तो इसमें फर्क पड़ेगा। तो देखो इन दोनों ही केस में y का मूल बिंदु 0 पर ही रहेगा, ओरिजिन। तो ये इधर इधर शिफ्ट करेगा ऐसे। तो आप वैल्यू चेंज करके देख लेना, ये शिफ्ट ऐसे ही करेगा। और अगर y के अंदर ऐसा कुछ हो तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चेंज करेगा पोजीशन, बट रेडियस उतनी ही रहेगी। ये जरूरी याद रखना, रेडियस में पार्ट नहीं लेता है, इनमें कुछ घटा और बढ़ा हुआ। और अगर x और y दोनों में मैं एक साथ चेंज कर रहा हूं ये वाली कंडीशन में, तो ये सेंटर पॉइंट इस तरफ भी चेंज होगा और इस तरफ भी चेंज होगा। तो ये अब प्लेन में जाएगा, इस तरफ, या तो इस तरफ जा सकता है या इस तरफ जा सकता है, इस तरफ या इस तरफ। समझ गए? तो अब घटाओ, जोड़ करो, कुछ भी करो, तो सर्किल की जो जिसमें ना तो सेंटर पॉइंट फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है, उस केस में इक्वेशन बनेगी x प्लस माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये वृत्त की एक जनरल इक्वेशन आ गई। और इसमें जो c है वो रेडियस है, यानी त्रिज्या है इस वृत्त की। लो जी, इतना सिंपल है। देखो वृत्त, सर्किल इतना सिंपल है। तो ये इक्वेशन हुई x प्लस माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन है। अब सर्किल शिफ्ट भी हो सकता है और उसकी रेडियस घट और बढ़ भी सकती है। क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात कर रहा था दीर्घवृत्त की, तो दीर्घवृत्त देखो सर्किल से ही दीर्घवृत्त। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सेंटर पॉइंट की कंडीशन को, यानी इन दोनों पे जो सेंटर पॉइंट निकलेगा उस सेंटर पॉइंट को मैं फोकस बोलता हूं, इसे वृत्त का फोकस। तो मैथ में आप पढ़ोगे फोकी वगैरह, फोकस क्या होता है, तो ये फोकस की बात। अच्छा जी, एक बात और बताता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं। छोटी सी बात है जिससे आपको दीर्घवृत्त और वृत्त में बिल्कुल डिफरेंस आएगा। तो मैं सर्किल को एलिप्स से कंपेयर करता हूं। देखो सर्किल की इक्वेशन थी, सर्किल यानी वृत्त, वृत्त की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बाउंड 1 में बाउंड कर रहा है, इसको देख लो। दूसरा मैंने माइनस यहाँ क्यों नहीं लिया, माइनस अगर लेता तो बाउंड नहीं रह पाता। ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, और जो मेरी इसमें जो मेरा ग्राफ बना था वो बनेगा एक्सिस, ए लिखना पड़ेगा, बी लिख देता हूँ, और यहाँ मैं बोल देता हूँ कंडीशन कि ए बराबर बी है, तो उस केस में ये इक्वेशन है और मूल बिंदु मेरा यहीं रहेगा शिफ्ट। दूसरी इक्वेशन इसमें क्या हो सकती थी, एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ठीक है। बट जब दीर्घवृत्त की बात होगी तो इसमें देखो कि ये दोनों बराबर नहीं हुए, ध्यान देना, ये दोनों बराबर नहीं हुए।
तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। उस केस में इक्वेशन जो होगी वो दीर्घवृत्त की बनेगी, या तो ऐसी बन सकती है या ऐसी बन सकती है। ये डिपेंड करता है कि ए और बी अगर बराबर नहीं है तो ए और बी बड़ा है छोटा है, ठीक है, ये चीजों पर डिपेंड करता है। इससे दीर्घवृत्त बनने लगेंगे।